हेलो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इससे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट ये भी निकाले, डिस्कस किए हमने। रेडियस ऑफ बोहर एटम्स भी डिस्कस किए और उसके बाद में नेक्स्ट है हमने वेलोसिटी भी निकाले। उनके सारे तीनों के हमने फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप देखे। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं और बोहर एटम्स, जो बोहर का जो नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था दैट इज हाइड्रोजन का, तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे हम स्पेक्ट्रम वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है। पहली जो डेफिनेशन है वो ग्राउंड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है? इट इज द स्टेट ऑफ एटम और आयंस। या तो किसकी हो सकती है ग्राउंड स्टेट? या तो एटम की हो सकती है या तो फिर आयंस की हो सकती है। इन विच एनर्जी इज लोएस्ट, जिसमें एनर्जी क्या रहेगी? बहुत ही कम रहेगी। लोएस्ट एनर्जी स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। मतलब इससे कम एनर्जी किसी की नहीं रहेगी। दैट इज लोएस्ट एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड एज स्टेट बोलोगे आप इसे ग्राउंड स्टेट बोलोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एटम के लिए अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर बात करता हूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। यही ग्राउंड स्टेट होगी। इसके अलावा जो बाकी की जो स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी? एक्साइटेड स्टेट। मतलब n इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1। ये जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, दैट लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द एटम्स और द आयन व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टेट ग्राउंड स्टेट। अब उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है दैट इज स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा जैसे कि ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होगी तो एक्साइटेड स्टेट होगी जिसमें n इक्वल टू कितना होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड दी सो ऑन हो सकता है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरे पास में इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट एनर्जी जो ऑर्बिट है जिसके लिए n इक्वल टू क्या है? 1 है, तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। उसके बाद में मैंने आपको बोला भी था कि ये क्या हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। तो इसे क्या बोलोगे आप? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे? दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगी यहाँ पे? दैट इज, इसको क्या बोलोगे आप? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहने वाली है? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इज अ स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं हाइड्रोजन की एनर्जी बोल दूं यहाँ पे, देखिए दैट इज द एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ऑफ विच एटम? हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? कितनी होती है एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी? दैट इज -13.6। कितनी होती है? -13.6 होती है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला देखा है कि दैट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? E1 अपॉन क्या हो जाएगा? E1 अपॉन क्या हो जाएगा? E1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन दी एन स्क्वायर, जी स्क्वायर अपॉन दी एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन दी एन स्क्वायर। E1 क्या रहेगी? दैट इज द 13.6 रहेगी, -13.6। और z क्या रहेगा? उस एटम का एटॉमिक नंबर n का रहेगा, वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में अगर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ He+ अगर निकालनी है मुझे, क्या निकालनी है? He+। तो कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? He+ बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? 13.6 मल्टीप्लाइड बाय कितना रहेगा? 2 स्क्वायर, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो कितना रहेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 13.6, तो इक्वल टू कितनी आ जाएगी? दैट इज -54.4 रहेगी। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप लिथियम डाइप्लस में भी एनर्जी निकाल सकते हो, बेरिलियम ट्राइप्लस में भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? En इज इक्वल टू E1। E1 क्या रहेगा? 13.6 रहेगा और Z स्क्वायर, कोई भी एटम का Z होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा और n स्क्वायर बोले तो कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके लिए कितने ऑर्बिट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो रहेगी एक्साइटेड स्टेट और ये क्या रहेगी? ग्राउंड स्टेट। और समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है, तो इस तरीके से ये जो ऑर्बिट है, ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये 4 ऑर्बिट है, दैट इज द 4 ऑर्बिट। अगर मैं इसके आगे अगर बता दूं यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट रह जाएगा? nth ऑर्बिट।
nth ऑर्बिट। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इस ऑर्बिट या इस ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में अगर लेके जाना है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं इसको? सेपरेशन एनर्जी। अब इसके नाम में ही है कि क्या सेपरेट हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को एटम से, किसी भी एटम से निकालना, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट, मतलब ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जाना? इन्फिनिटी में लेके चले जाना। इन्फिनिटी में लेके चले जाना मतलब वो इन्फिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब उसका और उस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। तभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दैट इज द कहां जाएगा? इन्फिनिटी में जाएगा। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हमने बाइंडिंग एनर्जी बोला है। क्या बोला है? बाइंडिंग एनर्जी, अ फोर्स और एनर्जी विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग जितनी एनर्जी से वो बना हुआ है, अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा? इस एटम से एस्केप हो जाएगा, मतलब किस में चला जाएगा? इन्फिनिटी में चला जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच एटम? हाइड्रोजन एटम, तो इक्वल टू कितनी रहेगी? बाइंडिंग एनर्जी, जितनी बाइंडिंग एनर्जी रहेगी उसकी प्लस में क्या रहेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी अभी देखिए यहाँ पे अपन ने कितनी होती है? दैट इज -13.6। मतलब इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम में घूमता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तब क्या होती है? वो एक 13.6 एनर्जी से बना हुआ होता है। और वो एनर्जी कैसी होती है? माइनस, नेगेटिव, मैंने आपको बोला है। तो अगर मैं 13 प्लस 13.6 इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतनी एनर्जी अगर दूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा। उस एटम से क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा। अब उस एटम से एस्केप हो जाएगा मतलब इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इन्फिनिटी में अगर चला जाए, वो इन्फिनिटी में अगर चला जाए, तो उसको कौन सी एनर्जी बोलोगे अपन? दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू रिक्वायर or to move the electron from ground state to excited state, which is called as the ionization energy। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे अगर बोलूं आपको कि ionization energy of which atom? He, that is He plus atom। He plus atom में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इस ग्राउंड स्टेट में का इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में भेजना है, तो मैंने अभी बोला है कि उसको बांध के रखने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है? देखिए यहाँ पे ये एनर्जी है, तो कितनी होती है? माइनस कितनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको निकालने के लिए कितनी लगेगी? दैट इज प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से बना हुआ है और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए, उतनी एनर्जी का फोटोन अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अगर आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से क्या हो जाएगा? इजेक्टेड हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, मतलब किस में चला जाएगा? इन्फिनिटी में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है ग्राउंड स्टेट में, मुझे उसको nth ऑर्बिट में भेजना है। किसमें भेजना है? nth ऑर्बिट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वैसे तो जाने वाला नहीं है कि ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है या हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, जिस एनर्जी का फोटोन यहाँ पे गिरेगा, तब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो वो जो एनर्जी रहेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। और डिफरेंट एटम्स की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर से समझिएगा, एटम यहाँ पे हमारे पास में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट से, मतलब जिसके लिए n इक्वल टू क्या रहेगा? 1, n इक्वल टू 2 में भी जा सकता है। मैं इसे मिटा देता, इसकी कोई जरूरत नहीं हमारी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, तो आपको बेहतर समझने के लिए n इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू क्या है? 3 है। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 4 है। तो बेटा यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे भेजना है। तो ये तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, किसको? इस इलेक्ट्रॉन को, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप उसे? एक्साइटेशन एनर्जी। अब मुझे बताइए यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है,
ये फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने को कम एनर्जी की जरूरत है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए और भी कम एनर्जी की जरूरत है। मतलब पता है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहाँ पे चला जाएगा तो मुझे बताइए, यहाँ पे चला जाएगा तो कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा तो कितनी हो जाएगी, -1.51 और 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा तो -8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है बताइए, -13.6 -3 मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को, ये आप देखिए, यहां से यहां भेजना है तो ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना मुझे, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, दैट इज द E4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E4। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज द E2 माइनस E1। क्या बोलोगे आप, E2 माइनस E1। ऐसे तो बोलोगे आप कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, कितनी एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1। मतलब दैट इज E2 माइनस E1 कितनी, E2 कितनी है, दैट इज 3.4, और E1 कितनी है, 13 दैट कितना आएगा डिफरेंस है, 10.2 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 10.2। और अगर आप मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, यहां से देख लीजिए, नेक्स्ट ऐसा देखते हैं, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी कितनी जरूरत है, दैट इज E3 माइनस E2। कितना हो जाएगा, E3 माइनस E2। और उसी तरीके से E3 में से E2 में से E3 में जाने के लिए कितना डिफरेंस लगेगा, दैट इज E3 माइनस, क्या बोलोगे आप, E3 माइनस E4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है आप देखिए, समझ में आएगा आपको। ये यहाँ पे देखो, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये फिर से बात बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक्साइटेशन एनर्जी बताता हूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जम करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। हम उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। तो कौन से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जम करने के लिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक्चुअली यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी है क्या, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसके लिए n=1 है, वो सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, उसके लिए क्या रहेगी, सेकंड ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट रहेगी। वो थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, दैट इज n क्या रहेगा, 3। या तो फिर क्या हो सकता है, दैट इज n क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n=5 भी हो सकता है, n=5 भी हो सकता है, या n क्या बोलोगे आप, nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट में जा सकता है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके लिए एनर्जी कितनी एनर्जी होती है उसके पास, इक्वल टू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से घूमता है सेकंड ऑर्बिट में, बताइए, दैट इज द -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है कितनी एनर्जी से, -1.53 बोलो या 1.51 बोलो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी दैट इज E4 इज इक्वल टू कितनी होती है, बोलिए, E4 होती है, which is equals to होती है E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर nth ऑर्बिट में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, nth ऑर्बिट में या n इक्वल टू इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी एनर्जी होती है, दैट इज 0। वो तो क्या हो जाता है, अब उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। वहां पे एनर्जी क्या होने वाली है, पॉजिटिव। अब देखिए डिफरेंट, अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर दूर जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं हो रही है। दैट इज पहले क्या है, सबसे कम है -13.6 कम है, उससे ज्यादा 3.4 है, उससे ज्यादा क्या है, दैट इज -1.51 है, उससे ज्यादा क्या है 0. बाद में 0 क्या है, वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में चला जाएगा तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब उसके पास में ज्यादा एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव में एनर्जी ली जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी में चला जाएगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से इन्फिनिटी में जाएगा उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन उसे पहली स्टेट से, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेट है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फर्स्ट स्टेट से भेजे, यहाँ पे मैं अगर सेकंड स्टेट में भेजूंगा तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें यहाँ से यहाँ भेजने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ये सिंपल बात है, यहाँ से कितनी एनर्जी लगेगी, E2 माइनस E1।
और E2 माइनस E1 बोले तो कितना होगा बोलिए आप, दैट इज द 13.6 माइनस बताइए कितना होगा, माइनस दैट इज द माइनस कितना हो जाएगा ये 3.4, कितना हो जाएगा 3.4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा, दैट इज 10.2। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। उसके बाद में अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, या फर्स्ट ऑर्बिट से वो फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर भेजना है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, दैट इज 10.2। अगर आप बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन को मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर भेजना है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यहाँ से यहाँ दैट इज द 12 पॉइंट समथिंग लगेगी। देखिए ये है 1.5, ये यहाँ से 12.1 एनर्जी लगेगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी 12 पॉइंट। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजूंगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, दैट इज द 10.2। बोले तो क्या निकाले अपन ने, दैट इज E2 माइनस E1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देख लीजिए सेकंड ऑर्बिट से एक्साइट करके मुझे उसे कहाँ भेजना है, उसे थर्ड ऑर्बिट में भेजना है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज बोलिए यहाँ पे E3 माइनस E2। और E3 माइनस E2 कितना हो जाएगा बोलिए, E3 कितना है, E3 है दैट इज द 1.5 और ये है 3 पॉइंट, मतलब कितना हो जाएगा 1.91 हो जाएगा, 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट में भेजना है, देखिए थर्ड ऑर्बिट से मुझे इलेक्ट्रॉन को किस में भेजना है, फोर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो क्या हो जाएगी एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, E4 माइनस E3। E4 कितना है बोलिए, E4 है 0.85, ये कितना है दैट इज 0.15, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दैट इज E4 माइनस, देखो E4 माइनस E3 कितना हो जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे उसे फोर्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में भेजना है तो E5 माइनस क्या हो जाएगी बोलिए, E5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। मतलब देखिए मुझे उसे E4 से इंफिनिटी में अगर भेजना है, E4 से इंफिनिटी में भेजना है तो मतलब E इंफिनिटी माइनस क्या हो जाएगी E4, तो कितना हो जाएगा बोलिए, दैट इज 0.85 माइनस 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 0.85। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। और जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है। देखिए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी है उसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए उसे कहते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए उसे कहते हैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कौन सी है, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। उससे कम कौन सी है यहाँ पे, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। उससे कम कौन सी है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और उससे कम कौन सी है यहाँ पे, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब जैसा जैसा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसा वैसा ये डिफरेंस दिख रहा है आपको। कौन सा डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सा रहेगा बोलिए, दैट इज द E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ दी E3 माइनस E2, ये ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ दी किससे बोलिए, E4 माइनस किससे रहेगा, E3 से, एंड दी सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा जैसा न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आफ्टर दी फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट क्या हो जाते हैं कि ये जो ऑर्बिट है एक में से ऐसे मैच हो जाते हैं। मतलब उनके बीच में का एनर्जी गैप क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। देखिए ना आप यहाँ पे एनर्जी जो ऑर्बिट में का एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बाद में हमको फोर्थ ऑर्बिट के बाद में ऐसा दिखेगा कि ये फोर्थ ऑर्बिट के ऊपर फिफ्थ ऑर्बिट इस तरीके से, फिफ्थ के बाद में सिक्स ऑर्बिट इस तरीके से। मतलब एनर्जी गैप इतना कम हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट आपस में एक में क्या है, मिले हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिर उनको वहां से फोर्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी, बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप एक टेरिस पे खड़े हो और आगे का जो टेरिस है वो 15 फीट दूर है, मैं बोलूंगा आपको जंप करो, तो करोगे कि आप जंप नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूं आपको आप टेरिस पे खड़े हो और उसके आगे 2 फुट आपको जंप करना है दूसरे टेरिस पे, आप आसानी से जंप कर सकते हो। तो क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कम हो जाता है तो ट्रांजिशन भी बढ़ जाता है। जैसे कि क्रोमियम में होता है या फिर कॉपर में होता है, एनर्जी का क्या होता है, वहां पे ट्रांजिशन होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देख लीजिए लिमिटेशन देखेंगे हम यहाँ पे बोर्स के, तो बोर ही कुडंट एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। ही कुडंट एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का लाइन स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
लाइन स्पेक्ट्रा क्या था, देखिए यहाँ पे कि लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ पे क्या था। लाइन स्पेक्ट्रा में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, इसके अंदर, इस लाइन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस है। तो इसके अंदर जो बारीक बारीक छोटी छोटी जो लाइनें हैं, छोटी छोटी जो लाइनें हैं उनका स्प्लिट अप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या हो जाता है, इस तरीके से अगर मैं स्प्लिट करने की कोशिश करूँ इसे, तो इस तरीके से लाइन अलग अलग हो जाती है, तो इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा, हम आगे देखने वाले हैं। लाइन स्पेक्ट्रा जो है ये बोहर जो है, नील बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। जैसे कि हमको पता है कि के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया। नेक्स्ट है ही कुडंट एक्सप्लेन दी मैथमेटिकल सपोर्ट फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर तो यूज कर लिया, दैट इज द mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई, ये तो यूज कर लिया, लेकिन इसका मैथमेटिकल सपोर्ट क्या है, डुअल नेचर क्या है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। डुअल नेचर उसने यूज किया है लेकिन इसको मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं दे पाया, ये उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है ही कुडंट एक्सप्लेन दी लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसे कहते हैं जीमैन इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट के बारे में वो नहीं बता पाया। नेक्स्ट है दिस इज अगेंस्ट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सप्लेन किसने किया था, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। और दैट इज एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आगे आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ये क्या रहेंगे, बोहर एटम्स के दैट इज द लिमिटेशन रहेंगे, इतनी सारी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, दैट इज द बोहर। तो यहाँ पे देखिए कि हमने एनर्जी भी डिस्कस की है, वेलोसिटी भी डिस्कस की है हमने, और बोहर रेडियस भी डिस्कस की है, एनर्जी गैप है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ये सारी हमने बातें डिस्कस की चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी भी देखी है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी भी हमने इलेक्ट्रॉन की निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखो सारे के सारे जो फॉर्मूले हो चुके हैं। मैं एक काम करूंगा, कुछ नोट्स आपको के साथ में शेयर करूंगा, आपने आपके कॉपी में उसे लिख लेना, उसमें सारे फॉर्मूले एक जगह पे दिए। अगर आपको 2 एनर्जी दी गई अलग अलग, तो 2 एनर्जी दी गई, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, मतलब एक्चुअली उसकी भी डिपेंड करता है फॉर्मूला। तो वो सारे फॉर्मूले जो रहेंगे एक साथ में, मतलब बोहर एटम जहां से स्टार्ट हुआ उसमें जितने भी फॉर्मूले यूज हुए बस आपको एक जगह कॉपी में उसे लिखना है। इसके आगे नेक्स्ट जो है व्हाट इज स्पेक्ट्रम, क्या होता है स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।